नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का सीरीज चल रहा है उसके अंतर्गत हमने बजट को कवर अप कर लिया है और हमारी जो इकोनॉमी सीरीज है इंडियन इकोनॉमी सर्वे, उसका आज हम चैप्टर नंबर 10 और 11 है जो कि उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन कौन से पॉइंट है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल जो हमने पढ़ा उसके बारे में एक बार कंसाइज रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम शुरू करते हैं। तो कल हमने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 पढ़ा। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 8। 8 में यह था रोजगार और कौशल विकास से संबंधित चैप्टर था और उसके बारे में हमने जो महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े उसमें थे भारत का कार्यबल कितना है, लगभग 56.5 करोड़ है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ की जो बेरोजगारी दर है वो 2022-23 में कम होकर कितनी हो गई है, 10% हो गई है। फिर हमने पढ़ा भारत में जो गिग वर्कर्स है, गिग वर्कर्स की संख्या कितनी है, 77 लाख और ये कुल वेरिएबल का कितना है, 1.5% और उनकी सुरक्षा के लिए एक संहिता बनी है जिसका नाम क्या है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। फिर हमने पढ़ा ग्रामीण रोजगार और विकास, ये फिर उसमें हमने पढ़ा कि भारत के पास दुनिया की जो कृषि योग्य भूमि है उसका 11.2% हिस्सा किसके पास है, भारत के पास है। भारत दूध, दाल, जूट और मसाला इनके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि फल और सब्जियों के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है और अनाज के उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। फिर हमने पढ़ा इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसके अनुसार भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बाजार 2025 तक 535 बिलियन डॉलर होने की अनुमानित है और इसकी जो वृद्धि दर है वो 15.2% है। इसके अलावा कृषि निर्यात में प्रसंस्करण खाद्य जो निर्यात है उसकी हिस्सेदारी कितनी होगी, लगभग 25% होगी, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं केयर सेक्टर। तो केयर सेक्टर में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी हो सकती है, 70% है, जो कि महिलाओं को रोजगार मिल सकते हैं। फिर हमने चैप्टर 9 पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि देश में लगभग 90% ऐसी जनसंख्या है जिसके पास जमीन है वो 2 हेक्टेयर से कम है। फिर हमने पढ़ा भारत धान, गेहूं, कपास सहित अन्य फसलों के उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अभी हमने पढ़ा पहला और दूसरा रैंक, अभी पढ़ा फल और सब्जियों के मामले में भारत की रैंक क्या है, द्वितीय। फिर दूध, दाल, मसाला और एक कौन सी थी, जूट, इनके उत्पादन में भारत है जो कि प्रथम स्थान पर है। फिर हमने पढ़ा आजीविका। तो देश की लगभग 42.3% आजीविका है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है और वर्तमान मूल्य पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 18.2% है और इसकी समृद्धि दर है जो कि वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 4.18% है और भारत 7% से भी अधिक है जो खाद्यान्न का निर्यात करता है। फिर जो कृषि जीवी है उसमें पशुधन की भागीदारी लगभग 30.23% है और मत्स्य पालन की भागीदारी कितनी है कृषि के जीवी में, 7.25%। फिर हमने कृषि जिंसों के लिए वायदा बेचर फ्यूचर मार्केट के बारे में पढ़ा। फ्यूचर मार्केट है जो किसानों के है जो क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करता है, किसानों की फसल खराब होने से सुरक्षा प्रदान करता है और किसानों की आय को है जो कि सुनिश्चित करता है। 2003 में कुछ वायदे बाजार स्थापित किए गए, उसमें एक्सचेंज की संख्या पहला है एनसीडीएक्स, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और ये नेशनल जो कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है ये भारत में केवल कृषि जिंसों के लिए बना हुआ है, केवल कृषि जिंसों के लिए कौन सा है, एनसीडीएक्स। फिर हमने पढ़ा मल्टी कमोडिटी एक्स एमसीएक्स, फिर नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्स। फिर हमने पढ़ा जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है उसकी सूची की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया, 91 से कम कर बढ़ाकर 104 कर दिया। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई एवं जल दक्षता को बेहतर करना। इसके 2 घटक है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी। फिर हमने पढ़ा सूक्ष्म सिंचाई निधि नाबार्ड के सहयोग से बनी है और इसका जो निधि है उसका फंड कितना है, 5000 करोड़। पीएम प्रणाम योजना पढ़ी, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैविक खेती को बढ़ावा देना। फिर हमने ई रूपी पढ़ा, जो एक मुफ्त भुगतान प्रणाली, किसानों को अगर सब्सिडी दी जाएगी तो सीधे वो बैंक अकाउंट में दी जाएगी। सिक्किम है जो कि जैविक कृषि करने वाला दुनिया का पहला राज्य है। फिर हमने पढ़ा मछली उत्पादन में, मछली उत्पादन कितना हो रहा है, 17.54 है जो कि मिलियन टन का हो रहा है और हम है जो कि वैश्विक पर 3rd रैंक पर है और वैश्विक उत्पादन में कितना परसेंटेज हमारा योगदान है, 8%।
उसके बाद में हमने फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा, और इसकी वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, 5.35% है, और जीवीए कितना हो गया, लगभग 1.92 लाख करोड़ इसका वैल्यूएशन हो गया है, और निर्यात कितना हो गया कृषि सब्सिडी का, 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, और ये भारत के कुल निर्यात का खाद्य प्रसंस्करण में कितना पार्ट है, 11.7%। इसके बाद में हमने बढ़ेगा प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में हिस्सेदारी कितनी हो गई, 23.4%। फिर हमने एक ऑपरेशन ग्रीन्स या टॉप्स को पढ़ा, ऑपरेशन ग्रीन्स या फिर टॉप्स, ये है जो कि टॉप्स यानी टमाटर, ऑनियन और प्याज, टमाटर, प्याज और आलू से संबंधित है, और ये क्या होती है कि सरकार ने शुरू की थी, और इसमें शुरुआत में इसमें 3 फसलें थी, वर्तमान में 22 फसलें जो जल्दी खराब होने वाली फसलें, इसके लिए ये ऑपरेशन या फिर टॉप स्कीम शुरू की गई थी। वर्तमान में इसमें कितनी फसलें शामिल है, 22, जिसमें से 10 फल है, 11 सब्जियां हैं, और एक समुद्री यानी एक वो झींगा है वो इसमें शामिल है। टॉप्स पढ़ लिया। उसके बाद में आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, इंडस्ट्री, उद्योग, लघु एवं मध्यम दोनों अपरिहार्य। सरकार कह रही है कि हमारे लिए जो लघु और मध्यम दोनों इंडस्ट्री है वो अपरिहार्य है, हम इसको क्या करते हैं, ये हमारे इकोनॉमी के लिए दोनों एसेंशियल है। एसेंशियल किस प्रकार है वो हम आगे समझते हैं। सरकार का दावा है कि उद्योग के 4 उप क्षेत्रों से में से विनिर्माण, कौन कौन से उप क्षेत्र है, 4, विनिर्माण, निर्माण, खनन एवं उत्खनन और बिजली और जल आपूर्ति, ये हमारे क्या हो गए, उद्योग के 4 उप क्षेत्र हो गए। और सरकार का ये कहना है कि इन चारों क्षेत्रों में प्रथम 2 के वृद्धि दर 10% से अधिक है, और जो खनन, उत्खनन और बिजली जलापूर्ति है इनकी भी सकारात्मक वृद्धि दर रही है। फिर हमारा जो पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2023 में वर्तमान मूल्य के कुल सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण का हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 14.3% हिस्सा किसका है, विनिर्माण का है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मैं अभी साथ साथ में बता दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट आपको याद में रखने हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर के अंदर कहता है, ये जो कुल जीवीए में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 14.3%, ये आपको याद रखना है। फिर हमारा प्रमुख जो इंडस्ट्री है और उसका क्या वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में हर बार प्राय आरपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। अब देखते हैं हमारी सीमेंट क्षेत्र में क्या स्थिति है। तो भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। तो सीमेंट प्रोडक्शन में हमारी रैंक कौन सी है, सेकंड। इसके बाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी मौजूदा कीमतों पर कुल सकल मूल्य का 14.3%, अभी हमने पढ़ लिया था। फिर हमारा जो स्टील या इस्पात है इसमें हमें याद क्या रखना है कि जो सीमेंट उत्पादन में भारत की रैंक कौन सी, सेकंड, ये आपको याद रखना है। फिर स्टील निर्माण क्षेत्र में सभी इनपुटों में लोहा एवं इस्पात का योगदान लगभग 47% है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम पढ़ रहे हैं कोयला, इसको याद रखना है। भारत ने 2024 में लगभग 997.2 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया है। तो कितना कोयला उत्पादित किया है ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है, 997.2 मिलियन टन। एक बार आप पढ़ोगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। फिर कोयले से चलने वाली बिजली उत्पादन कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70% है। हमारे देश में जितनी भी बिजली का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें लगभग 70% बिजली कहां से बनती है, कोयले से बनती है। सरकार ने आयात कम करने के लिए 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले का गैसीकरण करने का लक्ष्य करा, कोयले का गैसीफाई करना है। अब इसका क्या मतलब होता है कि देखो जो नॉर्मल कोयला होता है तो हम जब इससे ऊर्जा बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, ठीक है। परंतु मान लो कोयला कहीं पड़ा है, क्योंकि भारत के पास कोयले के बहुत बड़े भंडार है। मान लो कोयला कहीं पड़ा है, ठीक है, तो पड़ा जब कोयला रहता है तो उसके अंदर के बहुत प्रकार की गैसें वो निकलती है, ठीक है। तो उस गैस से भी क्या हम एनर्जी बना सकते हैं। अभी सरकार कोशिश कर रही है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाए, उसमें बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, ताकि जो जलने वाला कोयला है उसका उपयोग ना करके कोयले से निकलने वाली गैस से ही क्या किया जाए, बिजली का उत्पादन किया जाए। इससे फायदा ये होगा, एक कोयले का नुकसान नहीं होगा, दूसरा है जो जलवायु परिवर्तन में हमें बहुत फायदा मिलेगा। इसको क्या कहते हैं हम, कोयले का गैसीकरण। और हमारा टारगेट 2030 तक कितना है, 100 मीट्रिक टन है। इसको आपको अच्छे से याद करना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीढ़ी के हिसाब से पूछा जा सकता है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। कितना, 100 मीट्रिक टन, कब तक, 2030 तक। फिर हमारा फार्मास्यूटिकल, पिछली बार पीढ़ी में से यहीं से क्वेश्चन था, क्या है,
भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो इसमें आपको याद भी रखना है, प्रोडक्शन में हमारी रैंक क्या है, मात्रा के हिसाब से हमारी रैंक क्या है, एक्सपोर्ट में हमारी रैंक क्या है। तो मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल कौन सी रैंक है, तीसरी। और उत्पादन की मात्रा के हिसाब से वैश्विक जेनेरिक दवाइयों का लगभग 20% है। ये पिछली बार क्वेश्चन 3 में था कि वैश्विक जेनेरिक दवाइयों में भारत का योगदान कितना है, वहां पर शायद 20% की जगह ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, 60% है, ये दिया हुआ था। तो ये क्या हो गया, हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि वैश्विक में हमारी योगदान 21% है, गलत कर देगा, वैसे नहीं पूछेगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट है तो याद नहीं रखते। तो हमें क्या आईडी से करने होते कि हाँ 20 के 60 तो नहीं होना चाहिए, इतना मतलब थोड़ा गैप रहेगा ताकि आपको पहचानने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो हर बार अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं देंगे आपको, अगर फैक्ट एक दो बार ढंग से पढ़े हैं तो भी आपके हो जाएंगे। फिर भारत का जो फार्मास्यूटिकल दवा बाजार है वर्तमान में कितना है, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वर्तमान में हमारा जो दवा बाजार है वो है। फिर टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग, मौजूदा कीमतों पर विनिर्माण जीवीए में वस्त्र क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 10.6% वस्त्र उद्योग की है। और भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता देश है, और दुनिया के 5 जो शेष वस्त्र निर्यातक देश है उसमें भारत क्या है, शामिल है। तो ये हमारा हो गया वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग के लिए एक सरकार ने स्कीम बड़ी, एक बहुत बड़ी स्कीम लेके आई, आप सबको पता होना चाहिए कौन सी है, पीएम मित्र पार्क योजना। ठीक है, वो किससे संबंधित है, वस्त्र उद्योग से। मेंस में हम पूरा पढ़ेंगे कि वस्त्र उद्योग से क्या क्या लाभ है, सरकार को क्या क्या फायदा है, ये देश इकोनॉमी में किस प्रकार भूमिका निभाता है, इसके मतलब इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इसमें क्या क्या चैलेंजेस है, ये सारा मेंस में हम पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, वित्त वर्ष 2022 में वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हमने पहले पढ़ी कितनी है, 3.7%, और कुल जीडीपी में इसका योगदान 4% है। ये इसकी इंपॉर्टेंस दर्शाता है कि कुल जीडीपी में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 4%। फिर ऑटोमोबाइल में वित्त वर्ष 2024 में भारत में लगभग 49 लाख यात्री वाहन, 9.9 लाख तिपहिया वाहन और 214.7 लाख दुपहिया वाहन और 10.7 लाख वाणिज्यिक वाहनों का प्रोडक्शन हुआ। तो ये फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारी जो पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम में आपको इतना याद रखना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, 1.97 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट किया गया। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्री के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि इसमें वर्तमान में कितने क्षेत्र शामिल है। तो वर्तमान में पीएलआई जो उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना है उसमें 14 क्षेत्र वर्तमान में इसमें शामिल है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फिर हमारा चैप्टर नंबर 11, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में सिर्फ इंडस्ट्री थी और उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे प्री के हिसाब से वो इतने इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 11 किससे संबंधित है, सेवाएं विकास के अवसरों को बढ़ावा देना, सर्विस से संबंधित है। सरकार ये कह रही है कि जो भारत में सर्विस सेक्टर है वो देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। किस प्रकार महत्वपूर्ण है वो देखते हैं। सरकार का दावा है कि वित्त वर्ष 2024 में देश की इकोनॉमी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी, हमने पहले ही पढ़ लिए, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग कितनी है, 55%। भारत सेवा क्षेत्र निर्यात में 5वें स्थान पर है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सेवा क्षेत्र में हमारी रैंक कौन सी है, निर्यात में 5वें नंबर। और 2022 में वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 4.4% है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। फिर वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान 44% है। ये फैक्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखो तो एक ये याद रख लेना, एक ये और एक ये, तीनों याद रख लेना। तो कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 44%। देश की कुल इकोनॉमी जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 55%। फिर विदेशी वित्त वर्ष में जो अनटार्ड है, यूएनसीटीडी की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय परियोजना वित्तीय सौदों के रूप में निवेश प्राप्त करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं की घोषणा के मामले में चौथा सबसे बड़ा देश है। हमने एफडीआई पढ़ा था, जो क्यूबिट सीरीज थी उसमें हमने पढ़ा था ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड, आपको पता होगा।
एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें दो प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड और दूसरा क्या होता है ब्राउन फील्ड। देख लेते हैं हम ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या होता है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर नया प्लांट स्थापित करती है। विदेशी कंपनी क्या करती है, भारत में आकर नया प्लांट स्थापित करती है, तो उससे क्या कहा जाता है, हमें ग्रीन फील्ड कहते हैं। ब्राउन फील्ड में क्या करती है, कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर नया प्लांट स्थापित नहीं करती है, जो कुछ पुराने प्लांट है उसको ही क्या कर लेती है, खरीद लेती है। तो जो पुराने प्लांट है उसको क्या कर लेती है, खरीद लेती है, उसको क्या कहेंगे, उस प्रकार के जो एफडीआई होता है उसको क्या कहेंगे, ब्राउन फील्ड एफडीआई। जैसे एप्पल ने भारत में या सैमसंग ने भारत में कोई सैमसंग या एप्पल के फोन निर्माण के लिए नया स्टोर लगाया है, नई कंपनी लगाई, उसको क्या कहेंगे हम, वो किसमें आएगा, ग्रीन फील्ड में। ब्राउन फील्ड में जैसे पहले भारत में क्या थी, एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, हच, पता होगा आप सबको। जब हमारे पास वो छोटा बड़ा फोन होता था नोकिया 1200, नोकिया 3310, उस समय हमारे पास कंपनी कौन सी थी, हच थी। फिर क्या हुआ, एक ब्रिटिश कंपनी आई, उसका नाम क्या था, वोडाफोन, और वोडाफोन ने हच को क्या कर लिया, खरीद लिया। तो ये जो हच और वोडाफोन के बीच में सौदा हुआ, ये कौन सा आता है, ब्राउन फील्ड में, मतलब पुराने प्लांट को क्या कर लिया, इसने खरीद लिया। तो ग्रीन फील्ड का मतलब नया प्लांट लगाना, और ब्राउन फील्ड का मतलब है जो कि जो मौजूदा प्लांट है उसी को है जो कि किसी दूसरी कंपनी द्वारा खरीद लेना। तो इसमें यह कहा गया कि ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के घोषणा में भारत कौन सा चौथा सबसे बड़ा देश है। फिर कुछ स्कीम्स है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। पहली स्कीम है फ्यूचर स्किल प्राइम, इसमें सबसे ज्यादा स्कीमों में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, ठीक है, और किससे संबंधित है, ये दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है। और फिर कुछ जो स्कीम्स होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उनका है जो कि टाइम पीरियड भी आपको ध्यान में रखना कि ये कब लॉन्च हुई। फ्यूचर स्किल प्राइम वर्ड से पता चल रहा है कि ये किससे संबंधित है, कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है, कौशल विकास मंत्रालय से संबंधित नहीं है, किससे, आईटी से संबंधित है। और एक ये दूसरी कंपनी है जिसका नाम क्या है, नेस्कॉम, इन दोनों की ये एक संयुक्त पहल है, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की और नेस्कॉम इंडिया की एक संयुक्त पहल है। और इसमें क्या है कि योग्यता एवं अभिरुचि के अनुरूप है, जो कि कौशल विकास करना, योग्यता और अभिरुचि के अनुरूप कौशल का क्या करना, विकास करना, ये इस फ्यूचर स्किल प्राइम योजना का क्या है, प्रमुख उद्देश्य। फिर है संचार साथी पोर्टल, मोबाइल ग्राहकों को सशक्त करना, देश में जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, उनके प्रति लोगों को क्या करना, जागरूक करने हेतु यह पोर्टल मई 2023 में शुरू किया गया था। तो ये दोनों पोर्टल आपको ध्यान में रखने हैं। फिर अगला हमारा आता है हॉस्पिटलिटी एंड पर्यटन, अतिथि सत्कार और पर्यटन। ये अतिथि सत्कार हम मेंस में जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर भी ये हमारा टॉपिक आता है अतिथि सत्कार, परंतु वो टॉपिक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ना होता है, वो किसके हिसाब से पढ़ना होता है, मैनेजमेंट के हिसाब से। अब देखते हैं ये जो हॉस्पिटलिटी होती है ये क्या होती है। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, 39 है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि भारत की रैंक क्या है, और दूसरी ये जो रिपोर्ट है इसका नाम क्या है, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, और इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, वो है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और यात्रा एवं पर्यटन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, भारत की रैंक है 39, ये आपको याद करना है, अच्छे से याद होना चाहिए। फिर कल हमने पढ़ा था, जो परसों पढ़ा था लॉजिस्टिक इंडेक्स, तो लॉजिस्टिक इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, 38 है। फिर पर्यटन से संबंधित क्या क्या योजना है, तो प्रसाद योजना हम सबने पहले पढ़ी होगी कि जो तीर्थ यात्रा स्थल है उनको क्या करना, काया पलट करना, वहां पर है जो कि उसका पुनरुद्धार करना और आध्यात्मिक विकास संवर्धन करना, सबको पता है। फिर है जो कि स्वदेश दर्शन 2.0, यह एक एकीकृत पर्यटन स्थल विकास पर केंद्रित योजना है। फिर अतुल्य भारत पर्यटन विकास सुविधा प्रदाता प्रमाण पत्र कार्यक्रम,
ये ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुशल पर्यटक सुविधा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने का काम करता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेना कि कौन सी जो पहल है वो किससे संबंधित है। फिर जीवीए में रियल एस्टेट का योगदान कितना है? पिछले दशक में रियल एस्टेट का जीवीए में 7% से अधिक योगदान था। वित्त वर्ष 2012 से लेकर 2024 तक सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में आवास ऋण में वृद्धि हुई। ये एक बार पढ़ लेना, आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। फिर वित्त पोषण परंपरागत रूप से बैंकों का होम लोन वितरण पर वर्चस्व रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसको भी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। फिर सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, इससे संबंधित क्या है? हम आईटी सर्विसेज। भारत की जीडीपी में सूचना एवं कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 2013 के 3.2 से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में कितनी हो गई है? 5.9% हो गई है। ये आपको एक फैक्ट है वो याद रखना है। फिर हमारे पढ़ रहे हैं कि कोविड महामारी के बावजूद इन सेवाओं ने वित्त वर्ष 2021 में 10.4% की वृद्धि की है। भारत का तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम, देखो ये दो फैक्ट है, दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या फैक्ट है? हम देखते हैं कि यूएसए एवं यूके को पीछे छोड़कर भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, भारत की वर्तमान में रैंक क्या है? 3rd रैंक पर है। भारत ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यूके को भी पीछे छोड़ दिया है। और दुनिया के 16% एआई जो प्रतिभा धारक है वो भारत में स्थित है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके 16% जो प्रतिभा कहाँ है? भारत में। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये भी आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन में क्या है? टेली घनत्व 2014 में 75.2% से बढ़कर 2024 में 85.7% हो गए। ये फैक्ट आपको याद रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन प्री में पूछे जा सकते हैं। मार्च 2024 में इंटरनेट घनत्व 68.2% से तक पहुंच गए। ये भी आपको इंटरनेट घनत्व और टेलीफोन घनत्व है, उसको दोनों को यहाँ पे याद रखना है। फिर भारत दुनिया में सबसे तेजी से अपनाने वाले 5G नेटवर्क में से एक है। हमारे यहाँ 5G नेटवर्क सबसे स्पीड से देश अपना रहा है, और हमारे यहाँ में जो नेटवर्क की जो पैसे लगते हैं, खर्च करते हैं, वो भी सबसे दुनिया में चीप इंटरनेट जो मिलता है वो भारत में मिलता है। फिर कुछ स्कीम्स है वो देखते हैं। 5G टेस्ट बेड स्कीम किससे संबंधित है? इसे 2022 में लॉन्च किया गया। यह शिक्षा जगत एवं उद्योग में अनुसंधान एवं विकास के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करता है। फिर भारत 5G पोर्टल, यह दूरसंचार क्षेत्र में नवाचार, सहयोग एवं ज्ञान साझा को बढ़ाने का समर्थन करता है। फिर भारत 6G विजन मार्च 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 60 प्रौद्योगिकी को विकसित करना और उपयोग करना है। फिर भारत 5G मिशन, भारत 6G मिशन 6G के चरणवार उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए अपेक्स परिषद की स्थापना की गई है। ये टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कुछ मिशन है, उसके बारे में है। फिर हम पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स। वर्ष 2030 तक भारतीय ई कॉमर्स उद्योग 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। इसको आपको याद रखना है कि ई कॉमर्स जो हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से जो व्यापार होता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इसके माध्यम से जो व्यापार होता है उसको क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। और 2030 तक ई कॉमर्स, जो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट की वैल्यू कितनी हो सकती है? 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की इसकी क्या है? संभावना है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। फिर अधिकतर असंगठित, वर्तमान में रिटेल मार्केट काफी हद तक असंगठित है। ई कॉमर्स सहित मॉडर्न रिटेल के अगले 3 से 5 वर्षों में कुल रिटेल में 30 से 35% तक भागीदारी होने का अनुमान है। तो ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हो गया। एक बार इसको वापस कंसाइज रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा हमने, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद करना है। आज जो हमने चैप्टर 10 पढ़ा, चैप्टर 10 में हमें क्या क्या याद करने हैं कि उद्योग के उपक्षेत्र कौन कौन से होते हैं? तो उद्योग के उपक्षेत्र हमने पढ़ दिए, निर्माण, विनिर्माण, खनन, उत्खनन, बिजली और जलापूर्ति। और विनिर्माण में है जो कि विनिर्माण के कुल जो देश का जीवी है उसमें विनिर्माण की हिस्सेदारी कितनी है? तो वो है 14.3%। फिर उसके बाद में सीमेंट क्षेत्र, तो सीमेंट क्षेत्र में हमारी रैंक कौन सी है? 2nd रैंक पे है। फिर कोयला, कोयला कितना उत्पादन हो रहा है? तो 997 मीट्रिक टन हमारे यहाँ मिलियन टन उत्पादित हो रहा है। कुल बिजली उत्पादन में से 70% बिजली है जो कोयले से उत्पादित होती है। और सरकार ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन है जो कि कोयले का गैसीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है।
फिर हमने पढ़ा फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल है जो कि मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, और उत्पादन के हिसाब से वैश्विक जनवरी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% है, और भारत का दवा बाजार वर्तमान में कितना है, 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। फिर हमने वस्त्र उद्योग पढ़ा। वस्त्र उद्योग का विनिर्माण के जीव में लगभग 10% हिस्सेदारी है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक देश है, और निर्यातकों में से 5 देशों में ये शामिल है। उसके बाद में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार है जो कि विश्व की भागीदारी लगभग 3.7% हमारे की है, और कुल जीडीपी में इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 4%। उसके बाद में हमने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जो पीएलआई स्कीम है वो पढ़ी। उसका जो बजट है वो लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए का है, और इसमें कुल जो क्षेत्र शामिल है वो है 14 क्षेत्र शामिल, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई। फिर हमने चैप्टर 11 पढ़ा, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी पढ़ी। सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 55% है। फिर हमने पढ़ा कुल निर्यात है उसमें जो सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो 44% है, और भारत है जो कि सेवाओं के निर्यात में दुनिया में कौन सी रैंक पर है, 5 नंबर पर। फिर हमने पढ़ा फ्यूचर स्किल प्राइम योजना। ये किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और नेस्कॉम की संयुक्त परियोजना है, और इसका पर्पज क्या, योग्यता एवं अभिरुचि के अनुसार है जो कि व्यक्ति में कौशल का विकास करना। फिर संचार साथी पोर्टल मई 2023 में शुरू की गई थी, और जो मोबाइल ग्राहक है, मोबाइल ग्राहकों को है जो कि जागरूक करने हेतु ये योजना पोर्टल शुरू किया गया था। फिर अतिथि सत्कार में हमने पढ़ा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक, और इसमें हमारी रैंक क्या है, 39वीं रैंक है। फिर हमने कुछ योजनाएं पढ़ी, प्रसाद योजना, स्वदेश दर्शन 2.0 और अतुल्य भारत पर्यटन सुविधा प्रदान प्रमाण पत्र कार्यक्रम। ये किससे संबंधित है, पर्यटन और अतिथि सत्कार से। फिर हमने पढ़ा रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के बारे में हमने ये पढ़ा, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो रियल इस्टेट का जीवी में हिस्सेदारी है वो 7% से अधिक है, ये याद रखना है। फिर आपको सूचना प्रौद्योगिकी का याद रखना है कि सूचना प्रौद्योगिकी की क्या वित्त वर्ष 2000 में जो वृद्धि दर है वो 5.9% है, और भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें दुनिया की 3rd रैंक हमारे पास है, और एआई का 16% जो प्रतिभा है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। इसके बाद में हमने दूरसंचार से संबंधित 2 चीजें पढ़ी। दूरसंचार का जो टेली घनत्व है वो कितना है, 85.7% है, और इंटरनेट घनत्व है वो 68.2% है। इसके बाद में कुछ 5G और 6G से संबंधित कुछ पोर्टल है, मिशन पढ़े। 5G टेस्ट बेड, भारत 5G पोर्टल, भारत 6G विजन, और भारत 6G मिशन। उसके बाद में हमने ई कॉमर्स पढ़ा, और भारतीय ई कॉमर्स का 2030 तक है जो कि 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि इसका मार्केट होने की क्या है, उम्मीद है। तो आज की क्लास में हमने चैप्टर 10 और 11 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपके लिए ये क्लास बिल्कुल फ्रूटफुल रही होगी, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा याद करने जैसा कुछ था नहीं। तो आप जितना आपको अंडरलाइन करवाया जा रहा है या इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रिंट निकाल लेने हैं। प्रिंट कहाँ मिलेंगे, तेज सिविल के ऐप में जाना, वहाँ फ्री मटेरियल मिलेगा, वहाँ पर पीपीटी इकोनॉमी नाम से एक ऑप्शन में आपको फोल्डर मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप कंटेंट डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करके प्रिंट ले लेना। और उसके बाद में जो यहाँ बताया जा रहा है कि ये अंडरलाइन कर लो, या ये पूछा जा सकता है, या ये इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना, ताकि आप एग्जाम में जब वापस रिवाइज करो तो आपको ज्यादा सुविधाएं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो कल क्लास होगी वो अंतिम होगी। उसके बाद में हमारा इंडियन इकोनॉमी सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में हम जो बेसिक इंडियन इकोनॉमी है उसके कंसेप्ट शुरू करेंगे। आप में से को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमारी जो बेसिक इंडियन इकोनॉमी है वो उसकी कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं, क्योंकि हमारे कंसेप्ट है वो कहीं मिल नहीं रहे, या तो मिल रहे तो बहुत ज्यादा मिल रहे, वाइड मिल रहे, या फिर बहुत मिल ही नहीं रहे। तो हमने जो तेज सिविल है उसके द्वारा यह तय किया गया है कि इंडियन इकोनॉमी की बेसिक जो समझ है या बेसिक कंसेप्ट है वो टू द पॉइंट प्री के हिसाब से हम तैयार करेंगे, ताकि बहुत ज्यादा बड़ा कंटेंट भी आपके पास ना हो, और आप है जो कि प्री में अपने जो मार्क्स है उसको क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सके। तो हम जल्द ही जो बेसिक इकोनॉमी की सीरीज है वो लेके आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।